तो आज आपका वो फर्स्ट पीरियड नहीं लगा ना, उसका मैडम शिवानी वाला। नहीं सर। यस सर। हाँ, बीमार थे वो, पता नहीं क्या। चलो आ गई प्रियंका भी। गुड मॉर्निंग प्रियंका। गुड मॉर्निंग सर। चलो, और सब ठीक चल रहा है आपका? एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली? हाँ। यस सर। अच्छा अच्छा। अभी तो मौसम जो बदलता जा रहा है ना, नाउ द सीजन इज गोइंग टू बी चेंज्ड, इट इज गोइंग टू बी द कूलर साइड, है ना? यस सर। हाँ। क्योंकि ये अभी नाउ दिस स्नोफॉल हैज स्टार्टेड एट द हायर रिजिस, ठीक है ना? मतलब काफ़ी जो ऊंचाई पे, जैसे शिमला साइड में है, और देन मनाली जो हायर रेंज है वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, तो उसका इफेक्ट जो है पठानकोट में आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? बिकॉज पठानकोट इज एट द फुट हिल्स, तो यहाँ पहले इफेक्ट आता है, फिर बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द पंजाब या दिल्ली में बाद में जाता है ना। तो दैट्स वाई यू आर फीलिंग कूल, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग एंड पर्टिकुलर इन द इवनिंग। तभी यस। ऑल ऑफ, मतलब अभी जल्दी जल्दी मौसम जो है चेंज होता जाएगा अभी। नाउ द डे एंड नाइट टेम्परेचर विल गेट डाउन, ठीक है ना? तो तभी तो कन्वीनियल कंडीशंस होंगी फॉर द सोइंग ऑफ वीट, ठीक है? तो अभी एनीथिंग न्यू, कोई एग्रीकल्चर की आपको एनी कोई लेटेस्ट न्यूज़ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ आपको कोई पता हो तो वी कैन शेयर विद ईच अदर, ठीक है ना? कोई ऐसा कुछ आपको कहीं देखने में पढ़ने में कुछ मिला हो, एनीथिंग? कोई है, कोई बताओगे? अपने एरिया का ही कुछ बताओ, कुछ एनीथिंग न्यू इन योर एरिया रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। बताया करो कुछ ना कुछ, तो समथिंग मस्ट बी देयर। आप, इसलिए मैं पूछता हूँ कि यू हैव टू क्रिएट योर इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, और कोई मतलब नहीं है मेरा कुछ पूछने का। हाँ, कुछ ऐसा है गवर्नमेंट कोई? हम्म। 2 मिलियन फार्मर्स को क्या हुआ फार्मर्स को? करोड़ हाँ। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ना 2 मिलियन फार्मर्स को। फार्मर्स को नहीं, ठीक है, मैं समझ नहीं, क्या प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को? पैसे दे रही है ना गवर्नमेंट फार्मर्स को, इकोनॉमी किस के लिए। किस लिए? कौन से पैसे? उनकी इकोनॉमी बूस्ट अप करने के लिए। नहीं, वो तो उनकी जो स्कीम थी ऑलरेडी प्रधानमंत्री की, फार्मर्स को वो ईयरली बेसिस पे, वो तो पहले ही लगा दिया था उन्होंने। मतलब जो पहले ही ये लॉकडाउन से पहले ही ये कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है, वो वैसे ही फार्मर्स के उन्होंने दिया था कि टू जस्ट हेल्प द फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम, ठीक है ना? वो कोई है मेरे कल अराउंड अबाउट, कितना है वो अमाउंट, 5,000 है कुछ, पता नहीं, ईयरली बेसिस पे। वो तो पहले का ही है। अभी कोई ऐसा फार्मर्स को कोई मेरे नोटिस में नहीं है, कोई कुछ और कुछ देने जा रहे हैं जो कुछ ऐसा कुछ किस पर्पस, जहाँ कोई मेरे नहीं नॉलेज में, आई डोंट नो कि अभी तो कुछ ऐसा कोई पैकेज नहीं है फार्मर्स को। अभी तो यही है कि ये किसान बिल में ये चल रहा है, उसका जो एमएसपी वगैरह का है। तभी भी वो डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, सेंटर का और उसका स्टेट का, ठीक है ना? फार्मर्स अभी भी एजिटेशन कर रहे थे, तो मालगाड़ियाँ भी रोकी हुई थी। तो अभी मालगाड़ियाँ भी नहीं चल रही, और इसका जो इफेक्ट है वो क्या है कि बस 2 मिनट ही ये मैं बताऊं
कि फार्मर्स को अभी सोइंग टाइम है ना, अभी ये वीट का सोइंग टाइम है, तो वीट सोइंग में फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट, अभी हम इसमें प्रैक्टिकल में भी डिस्कस करेंगे वो। तो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, तो फर्टिलाइजर जो है जैसे ये आपका नंगल या बाहर से जो फर्टिलाइजर आता है इफको का, तो वो थ्रू ये माल गाड़ियां जो होती हैं गुड्स ट्रेन उसमें आता है। तो अभी क्या है कि सेंटर हैज टेकन द एक्शन टू स्टॉप फ्लाइंग दिस गुड्स ट्रेन इन पंजाब, ठीक है ना। तो क्योंकि ये देवर नॉट वेकेटिंग दी रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक को खाली नहीं कर रहे थे, रेलवे ट्रैक पे धरना था। इवन दी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म हैव बीन ऑक्युपाइड बाय द फार्मर्स। तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कहा कि मैं ठीक है, आप अगर ऐसे करते हो तो देन वी कैनॉट रन दी गुड्स ट्रेन, हम गुड्स ट्रेन नहीं चला सकते, बिकॉज जो उनका रेलवे का स्टाफ है उन्होंने भी कहा कि वी डोंट हैव दी सिक्योरिटी, क्योंकि अगर फार्मर्स ने ये ट्रैक के ऊपर धरना दिया हुआ है तो देर इज नो सिक्योरिटी टू अस। तो फिर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, ये पंजाब गवर्नमेंट को लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे, कोई पता है आपको, हु इज द रेलवे मिनिस्टर? आपके नॉलेज के लिए चाहिए ना, हु इज द रेलवे मिनिस्टर? क्या सर? रेलवे मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर, रेलवे का जिनके पास चार्ज है मिनिस्टर। So Piyush Goyal. हाँ पीयूष गोयल, पीयूष गोयल है ना, पीयूष गोयल इज द रेलवे मिनिस्टर, ये कैबिनेट सेंटर का है, कैबिनेट मिनिस्टर, इज द कैबिनेट मिनिस्टर। अब इसमें भी जो मिनिस्ट्री लेवल में दो तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, वन इज द कैबिनेट एंड वन इज द स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर का रैंक कम होता है, कैबिनेट मिनिस्टर जो है फुल फ्लेश्ड उसके पास पावर्स होती है। तो उन्होंने दे रोट द लेटर टू द पंजाब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर, पंजाब चीफ मिनिस्टर, कि यू गिव अस द गारंटी और श्योरिटी कि देयर विल बी नो हार्म टू आवर रेलवे एम्प्लॉइज, और कोई गुड्स ट्रेन को नहीं होगा, तो देन वी कैन ओनली प्लाई दी गुड्स ट्रेन। तो अभी कल तो पता नहीं था, आज के पेपर में मैंने देखा नहीं है कि वेदर दी गुड्स ट्रेन हैव बीन स्टार्टेड टू रन इन पंजाब। तो ये है कि इसमें मैं बहुत पंजाब की इकोनॉमी पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका जैसे पावर जनरेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी, मेरी बात मतलब आ रही है ना आपको, आवाज़ क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये क्या है कि मैं आपको बहुत डीपली ये चीज़ें बताता हूँ कि इफ़ द गुड्स ट्रेन आर नॉट देयर, अगर अप्लाई नहीं की, तभी बड़ा क्रूशियल टाइम है। एक तो फार्मर्स का फर्टिलाइजर का बड़ा क्रूशियल टाइम है, और सेकंड है कि नो डाउट कि अभी फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट दी पैडी सीजन। पैडी सीजन में पानी की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। दिस रबी सीजन में पानी की इतनी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कम मींस कि ट्यूबवेल जो है वो कम चलेंगे, तो पावर की जो कंजम्पशन है वो कम होगी। तो लेकिन ओवरऑल देखें तो, क्योंकि जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं राइट इन बठिंडा और ये शायद पटियाला में भी है, तो ये जो थर्मल प्लांट्स हैं दे रन बाय दे रन ऑन कोल, ठीक है ना। तो कोल की सप्लाई भी बहुत कम रह गई है, तो उन्होंने लिखा था कि देयर में बी ब्लैक आउट इन पंजाब, ठीक है ना। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर बड़े वरीड हैं, तो गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी मच वरीड। तो ये दूसरा तीसरी चीज़ जो है कि इसके जो मालगाड़ी के रुकने से क्या हो गया है कि जो बिजनेसमैन है तो दे आर मोस्ट अफेक्टेड। अभी क्या कि होजरी का सीजन है, होजरी मीन्स कि ये जो आपके वुलन गारमेंट्स रहते हैं, तो ये लुधियाना में बनते हैं, तो दे आर गोइंग एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज आल्सो, टू अदर स्टेट्स आल्सो। तभी जो आपका जो ड्राई पोर्ट है, ड्राई पोर्ट होता है कि जहाँ पे देर इज नो शिप्स आर देयर, जहाँ सी नहीं है, लेकिन ड्राई पोर्ट है। ड्राई पोर्ट आपके पास ये लुधियाना है ना, लुधियाना के पास आता है एक स्टेशन। तो वहाँ पे क्या कि दे जो एक्सपोर्टर्स रहते हैं, जो बिजनेसमैन है, दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दी सर्टेन थिंग्स टू अदर कंट्रीज। तो वो कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, तो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें अपना माल जो है वो करके भेज देते हैं, तो देन दैट
goes by ship or by air to the other countries. तो वो सारा जो है वो that has also been stuck up at फ्लोर. लुधियाना से पहले एक जगह है फ्लोर, अगर आप कभी गए हैं, if you have the chance to go from पठानकोट to लुधियाना, ठीक है ना, तो right about 10 kilometers before लुधियाना there is one station फ्लोर. तो फ्लोर is the dry port. ड्राई पोर्ट है, वहाँ पे जो कंटेनर्स है इन लार्ज नंबर्स आर लाइंग देयर. तो वहाँ से दे लिफ्ट देम इन द गुड्स ट्रेन टू द दिल्ली, एंड फ्रॉम देयर दे आर लिफ्टेड टू द अदर कंट्रीज. तो ये क्या है कि दैट हैज आल्सो बीन स्टक अप. और फार्मर्स का जो अदर जो बिजनेस है, मींस के अदर गुड्स जो हैं जो उनको अदर स्टेट्स को भेजने हैं, तो दैट हैज आल्सो बीन स्टक अप. तो इसलिए जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है ना. तो इन द लाइट ऑफ दैट व्हाट द फार्मर्स आर टेकिंग एक्शन, नोबडी नोज कि क्या उनको है, लेकिन दे शुड नेगोशिएट विद दी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये तरीका नहीं है ट्रैक बंद करने का, जहाँ जो आपका जो रोड्स हैं. अभी मैं सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको बस 2 मिनट ये लूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब गवर्नमेंट को बहुत फटकार लगाई है. यस, गिवन द नोटिस टू द पंजाब गवर्नमेंट कि यू आई हैव नॉट बीन एबल टू मैनेज दी मतलब सिचुएशन. आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि दिस इज नॉट द वे कि आपको डेमोक्रेसी है तो आप कुछ भी कर लो, मतलब रेलवे ट्रैक बंद कर दो, ये कर दो. तो द पब्लिक, अल्टीमेटली द पब्लिक इज द सफरर, ठीक है. तो ये दे हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन अ वेरी स्ट्रिक्ट व्यू इन दैट कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो अभी देखते हैं कि मैं टुडे आई हैव नॉट गॉन थ्रू द न्यूज़पेपर, तो कल तक तो नहीं खुला था. तो मेरा ये कहने का मतलब कि दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द पंजाब इकोनॉमी. आ गई, हाल बहुत बुरा है, आप देख ही रहे हो कि ड्यू टू कोविड-19 मच मोर सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड. बहुत से सेक्टर्स वो अफेक्टेड हो गए हैं. तो इफ इट कंटिन्यूज लाइक दिस, तो आपके और भी ये अभी आप देख रहे हो कि महंगाई काफ़ी बढ़नी शुरू हो गई है, वेजिटेबल रेट्स बहुत बढ़ने शुरू हो गए हैं. तो इन दी कमिंग डेज आपको और भी चीज़ें बढ़ने में काफ़ी मतलब देखोगे आप जल्दी कि देर विल बी इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ द ईटेबल्स एंड अदर थिंग्स. तो ये दिस इज नॉट द मतलब राइट, द इकोनॉमी इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो ये है, दिस इज द जो था. बाकी आई डोंट नो कि फार्मर्स को क्या दे रहे हैं, और दैट इज़ नॉट इन माय पॉइंट. कोई अदर कोई और कोई ऐसा हो, यानी कोई टेक्नोलॉजी. एक तो मैंने आपको बताया था कि फॉर दिस मैनेजमेंट ऑफ राइस, जो सट्रा, मैंने उसमें भी डाला है एग्रीकल्चर अवेयरनेस में कि दैट केमिकल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय दी बायोडिकम्पोजर निकाल दिया. ये मैंने, हैव यू गॉन थ्रू दैट न्यूज़ जो मैंने एग्रीकल्चर अवेयरनेस में डाली है कि दे हैव डेवलप्ड दी बायोडिकम्पोजर. और नेक्स्ट टाइम, दिस टाइम में तो नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर कि दिस विल सर्टेनली हेल्प दी फार्मर्स एंड फार्मर्स विल अडॉप्ट इट. कि उसमें क्या है कि जस्ट आफ्टर कटिंग दी राइस, तो जो पराली बच जाएगी, यू हैव टू स्प्रे दैट केमिकल, बायोडिकम्पोजर केमिकल उन्होंने निकाला है ICR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्री रिसर्च ने. तो यू हैव टू स्प्रे इन द फील्ड एंड विद इन 2 or 3 days दैट सट्रा इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. तो दैट विल बी यूजफुल फॉर द फार्मर्स इन बोथ वे, कि दैट सॉइल फर्टिलिटी विल बी, जो लॉस होती थी, इंस्टेड ऑफ लॉसिंग दी सॉइल फर्टिलिटी इट विल बी इंक्रीज, क्योंकि वो हो जाएगा. बाकी जो पोल्यूशन क्रिएट होता था, जो नाइट्रोजनस ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती थी, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड होती थी, कार्बन मोनोऑक्साइड होती थी, तो दे विल बी कंट्रोल्ड एंड देयर विल बी कंट्रोल्ड ऑन द एयर पोल्यूशन. तो इन दिस इज गोइंग टू अफेक्ट इन 3 ways. तो ये 3 तरीके से पंजाब को जो फार्मर्स है इट विल बी बेनिफिशियल. तो लेट अस सी कि इन द नेक्स्ट जो कमिंग नेक्स्ट ईयर आएगा, तो होपफुली दिस विल बी अडॉप्टेड बाय दी फार्मर्स. फार्मर अभी बाकी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहा था ना,
so many techniques and solutions have been developed by the agriculture scientists and engineers, but the farmer was not adopting those टेक्निक्स. आपने देखा ही है कि सुपर जो मैनेजमेंट सिस्टम भी रीपर के साथ लगाया, हैप्पी सीड ड्रिल भी निकाली, देन इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसमें मशीन्स भी निकाली. इवन देन द फार्मर्स वर नॉट अडॉप्टिंग इट बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस एंड सोइंग ऑफ वीट. उसमें बहुत कम टाइम रह जाता ना, तो दैट्स वाई ही वाज नॉट अडॉप्टिंग इट. नाउ ये है कि दिस इज द क्विक डिस्पोजल ऑफ द राइस स्ट्रा, ये मेथड से क्विक डिस्पोजल हो जाएगा. तो फार्मूला अडॉप्टेड, बट दिस टाइम दे आर लेट इन. ऑलरेडी द फार्मर्स हैव बर्न देयर राइस स्ट्रा. क्योंकि अभी आपने देखा ना कि दिल्ली में पोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड एंड चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल इज सेइंग दैट इज ऑल ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द राइस स्ट्रा इन पंजाब. ठीक है ना, उसके लिए कह रहा है. इवन सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो गिवन द नोटिस टू द पंजाब गवर्नमेंट की बहुत से केसेस जो है इसमें बर्निंग के आए हैं. तो आगे आगे जो आने वाला टाइम है, दिस इज वन ऑफ द न्यू लेटेस्ट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर की जो किया है. हाउ फार इट इज सक्सेसफुल दैट विल बी सीन इन द नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सीजन जो राइस का आएगा. तो ये था कि मैं जो लेटेस्ट जो मेरे को पता है, जो व्हाट्सएवर आई नो. बाकी अभी मैं क्या है कि मैं अगर जो आप इफ यू आर इन पठानकोट, जैसे आप देख रहे हो, आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि दे आर गोइंग टू डेवलप टू मेक दिस कंपोस्ट फर्टिलाइजर फ्रॉम दिस गार्बेज. जो घरों का कूड़ा होता है उससे खाद बनाने जा रहे हैं. दे हैव गॉट द सक्सेस इन दैट. तो वो पिट्स वगैरह खोद के उसमें डालेंगे. दे हैव देयर इज वन सोल्यूशन कि उसमें डालेंगे तो विद इन मतलब 10 days, within 10 days that garbage will be converted into fertilizer. आज मैंने भी जाना है. आई विल बी गो टू दी दिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पठानकोट, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू आवर एग्रीकल्चर. तो आज मैं पढ़ भी रहा था, देख रहा था उनकी साइट पे भी. तो आई विल गो देयर एंड विल इंक्वायर अबाउट इट कि हाउ इट हैपन्स, कितनी जल्दी कौन सा सोल्यूशन है. तो उन्होंने कहा है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड दे विल गिव वन फ्री ड्रम फॉर दैट पर्पज. तो हम भी घर में एक रख लेंगे, उसमें कूड़ा डालेंगे, देखेंगे प्रैक्टिकल करके कि हाउ फार इट इज सक्सेसफुल. तो ये भी एक दिस इज आल्सो द न्यू इनोवेशन कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो हमारे पठानकोट के अगर लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो देन दिस इज विल बी द प्रॉब्लम ऑफ दिस गार्बेज. आजकल आप देख रहे हो कि गार्बेज की कितनी कूड़ा करकट की प्रॉब्लम जो बढ़ रही है, तो दैट विल आल्सो बी सॉल्व. तो ये चीज़ें आपको भी यू मस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ, कोई बात नहीं है. तो नाउ कमिंग टू आवर जो अभी आपका प्रैक्टिकल सेशन है, उस दिन मैंने सारे प्रैक्टिकल्स आपके साथ डिस्कस किए थे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रैक्टिकल्स, क्या क्या है इसका. तो वो जो प्रैक्टिकल था उसमें मैंने सारे किए थे. अभी हम 2-3 प्रैक्टिकल्स उसमें मैंने आपको वो डेट्स भेज दी हैं. हैव यू रिसीव दोस डेट्स ना? व्हाट्सएप पे मैंने शेयर की हैं प्रैक्टिकल की. और प्रैक्टिकल मैनुअल भी जो है आपके पास मैंने दे दिया हुआ है. आई हैव शेयर्ड इन इट जो आपके इसमें टीम में. ठीक है ना, प्रैक्टिकल मैनुअल भी है. तो आज यू गो थ्रू दैट मैनुअल. अभी भी हम उसी से डिस्कस करेंगे. तो 2-3 प्रैक्टिकल्स हैं, वेरी शॉर्ट प्रैक्टिकल्स आर देयर कि जैसे सीड रेट कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपने आपका एक बार था उसमें. क्योंकि इसमें वही है कि अकॉर्डिंग टू जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं उसमें जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स रिक्वायरमेंट है, फिर ये मल्टीपल क्रॉपिंग है. ये मैंने वैसे आपसे डिस्कस किए थे, लेकिन अभी फ्रॉम द मैनुअल पॉइंट व्यू जो प्रैक्टिकल मैनुअल है उसके हिसाब से हम इसमें डिस्कस करेंगे. वी विल गो टू दी जो प्रैक्टिकल मैनुअल है, ठीक है ना. तो उसमें क्योंकि आप जब लिखोगे जो प्रैक्टिकल्स, तो यू मस्ट हैव द आइडिया अबाउट दोज प्रैक्टिकल्स क्या है वो. तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दैट मैनुअल. आपके स्क्रीन पे शेयर करूंगा अभी मैं और हम उसके एक एक प्रैक्टिकल का देखेंगे. दैट इज द
मैथमेटिकल पार्ट इज देयर, ठीक है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो उसमें सम आइडिया विल बी देयर इन योर माइंड कि कैसे ये सीड रेट कैलकुलेट रहता है, हाउ दिस फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड। आप अभी तक तो फर्टिलाइजर लिख ही लेते हो ना, जैसे मैं कह देता हूँ कि वीट को जो है 20 kg नाइट्रोजन चाहिए, तो 20 kg नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कंटेंट तो जैसे यूरिया में मिलता है, तो नाइट्रोजन तो अकेली कहाँ से 20 kg अकेली डालोगे, लिखा होता है 20 kg, लेकिन अभी तक शायद आपने इसको कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। जहाँ सॉइल का आपका जो सब्जेक्ट था उसमें आता तो है क्वेश्चन, पता नहीं आपको वो करवाया हुआ है कि नहीं, कि फर्टिलाइजर को कैसे उसमें से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। जैसे कह दिया कि 20 kg नाइट्रोजन डालनी है, तो 20 kg नाइट्रोजन तो आपकी यूरिया से भी आती है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन तो अल्टीमेटली सोर्स जो यूरिया है, तो यूरिया तो नाइट्रोजन उसमें 46% है, तो अगर आपको कह दिया कि 20 kg नाइट्रोजन चाहिए, तो हाउ मच यूरिया यू विल अप्लाई टू दी सॉइल, ये समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्योंकि मोस्टली ये लिखा यही होता है, तो कई बार ये पूछा भी जाता है, समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू आल्सो, क्योंकि लिखने में तो ये लिख देते हैं कि दिस 20 kg नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन दैट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज यूरिया, तो यूरिया हैज द 46% नाइट्रोजन, so how much kg that urea is required, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दी न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट्स। तो ये एक कदम ये करेंगे, देन सीड रेट, फिर ये आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है, मैंने कहा था कि इंटेंसिव कल्टीवेशन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फिर ये रोटेशन जो है, फिर मल्टीपल क्रॉपिंग, ये जो आपको उसने डिस्कस किए थे, तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, तो लेट अस गो, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो ये है, दिस इज द मैनुअल जो मैंने आपके साथ पहले ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विद यू, और उस दिन हमने ये सभी जो प्रैक्टिकल्स थे, ये आपको दिखाई दे रहा है ना ये सब, Yes, हाँ sir. हाँ, Yes, sir. ये सब जो हमने डिस्कस किए थे, क्रॉप प्लानिंग एंड रेजिंग, ये मैंने उस दिन पूरे प्रैक्टिकल्स है आपको एक घंटे में सभी ये, इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, तो ये सब मैंने बताए थे। इसमें से हम जैसे ये फर्स्ट ही है, क्रॉप प्लानिंग, रेज फील्ड क्रॉप्स, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, तो ये देखो, ये इसमें ये वाला जो है, ये देखो ना, क्रॉप प्लानिंग एंड रेजिंग, वैसे मैंने मल्टीपल क्रॉपिंग का आपके साथ शेयर किया था, ठीक है ना, स्लाइड की मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है। अब इसमें अगर हम गो वन बाय वन, ये हम देखते हैं, इसमें क्रॉप प्लानिंग एंड रेजिंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स इन मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, यही आपका पहला फर्स्ट प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो इसमें ये लिखा है कि सिलेक्शन क्रॉप्स एंड वैरायटीज इज टू बी कल्टिवेटेड इन ए फार्म एंड अमाउंट ऑफ एरिया इज अलॉटेड फॉर ए पर्टिकुलर रेजिंग ऑफ फील्ड क्रॉप इन मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तो ये बड़ा इजी है, इसमें जो लिखा हुआ है कि हमें क्रॉप देखनी है, क्रॉप की वैरायटी देखनी है, कौन सी हमें लगानी है, ठीक है। द रिलेटिव क्लेम फॉर एकरेज ऑफ द कम्पिटिटिव क्रॉप विद दिस स्कीम शुड हैव वन, तो मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो हमें एक लिगुमिनस क्रॉप भी लगानी है, उसमें लिगुमिनस क्रॉप ये लिखा हुआ है कि वी शुड हैव द आइडिया इन आवर माइंड कि देयर शुड बी वन लिगुमिनस क्रॉप। लिगुमिनस क्रॉप से ये क्या होगा कि दैट विल फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो सॉइल फर्टिलिटी आपकी मेंटेन रहेगी। अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग में वी शुड गो फॉर वन लिगुमिनस क्रॉप, ये लिखा हुआ है, ये लिगुमिनस क्रॉप। तो फिर है यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स एंड अदर रिसोर्सेज अवेलेबल इन द फार्म विदाउट वेस्टेज, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो इनपुट्स यूज करने हैं, इनपुट्स हमारे जैसे फर्टिलाइजर है, सीड है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है, तो दैट ऑन द फार्म विदाउट वेस्टेज, ये जो है विदाउट वेस्टेज, मतलब उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एज पर द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर पावर, तो मतलब आपको क्रॉप उसी हिसाब से सिलेक्ट करनी है कि आपके एरिया में पावर कितनी अवेलेबल है, आपके एरिया में इरीगेशन कितनी अवेलेबल है, वाटर, क्योंकि उसमें जैसे अब राइस है, आप चूज तो आपने राइस कर लिया, सपोज कर लो आपके ही जैसे दार ब्लॉक का राइस चूज कर लिया, लेकिन आप इरीगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो हाउ विल यू बी एबल टू ग्रो दैट राइस, ठीक है ना।
तो फिर ये इनपुट्स जो अवेलेबिलिटी है, फिर लेबर जो आपके एरिया में अवेलेबल है, फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, और फिर प्रेपरेशन ऑफ बजट प्लान फॉर ईच क्रॉप। तो मतलब यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन ऑल दीज फैक्टर्स व्हाइल यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द क्रॉप्स। जो आपको क्रॉप सेलेक्ट करनी है तो वो इसके हिसाब से करनी है। तो इस मतलब ये 2-3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये एक तो ये है कि वेस्टेज नहीं करनी, एक क्रॉप चाहिए, एक आपको whatsoever crop you are going to select, you must take into consideration the power available, irrigation, inputs, labors. फिर है दिस इज सिलेक्शन ऑफ सीजन। तो ये सीजन के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप समर का सीजन सिलेक्ट करना है तो आपको इसमें ये सीजन रहेगा समर का, फरवरी टू जून, एंड देन खरीफ का जो सीजन है जुलाई टू अक्टूबर। ये थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। हमारे रबी सीजन जो है दैट स्टार्ट्स इन नवंबर, ये ठीक है, लेकिन दैट एक्सटेंड्स टू हमारा ये यहाँ तक हमारा मार्च अप्रैल तक जाता है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ना, जो रबी सीजन है, कूल सीजन, जो नवंबर में जैसे अभी व्हीट क्रॉप स्टार्ट हो जाएगी, तो देन इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू आपकी जो हार्वेस्टिंग व्हीट की होगी मार्च अप्रैल में रहेगी। लेकिन इन्होंने 3 सीजन इसको बनाए हैं, समर, खरीफ, रबी, इसके अपने हिसाब से। लेकिन दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट सीजन्स का आपको सिलेक्शन करनी है सीजन की। फिर है दिस इज द क्रॉप रोटेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रॉप रोटेशन के बारे में आपने पढ़ाई हुआ है कि एक के बाद जो दूसरी क्रॉप लगानी है, कौन सी क्रॉप लगानी है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड। ये तो आपको पता ही है ना, यू नो अबाउट इट ना, आपको पता है क्रॉप रोटेशन क्या होती है, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप। तो आप जैसे एग्जांपल दी है, पहले ये मेज लगी है जैसे आपके एरिया में ही है, तो क्रॉप रोटेशन क्या रहेगी, मेज व्हीट। आपके एरिया में यहाँ तक ही है ना, मेज व्हीट, आपने मेज लगाई, आप व्हीट लगा दोगे, दिस इज इन योर एरिया। लेकिन हमारे जैसे ये पंजाब में क्या करते हैं कि ये पैडी लगाते हैं, ठीक है ना। पैडी के बाद फिर वो क्या करते हैं, देन दे ग्रोस, अभी भी पंजाब में भी जो ये वाला जो एरिया है राइट फ्रॉम पठानकोट टू अमृतसर, ठीक है ना, गुरदासपुर, तो ये वीट लगाएंगे। तो वीट जो है अप्रैल में हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद मूंग लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 क्रॉप्स ले रहा है, पैडी, वीट, मूंग, ये रोटेशन है। और यहाँ जो रोटेशन है दैट इज मेज वीट, 2 क्रॉप्स हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ये 2 क्रॉप्स हैं, दीज आर दी 3 क्रॉप्स। तो ये रोटेशन इंटेंसिटी अब हमने निकालनी है। ये देखो, ये 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये थर्ड वाली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हम जो मल्टीपल क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो इंडेक्स, तो इसमें द फर्स्ट इज द रोटेशनल इंटेंसिटी। जो क्रॉप रोटेशन है उसकी इंटेंसिटी क्या हुई, जैसे अगर हमने 2 क्रॉप ली तो उसकी क्या इंटेंसिटी हुई, 3 ली तो उसकी क्या इंटेंसिटी हुई। तो ये बड़ा इजी है, दिस इज वेरी इजी। रोटेशनल इंटेंसिटी अगर आपको कोई पूछ ले, दिस इज कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन ए रोटेशन, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्रॉप्स जैसे ये 2 लगाई थी, यहाँ 3 लगाई हैं, एंड इज मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड देन डिवाइडेड बाई द ड्यूरेशन ऑफ द रोटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि जैसे नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी लगाई यहाँ पे, ये वाली जो मेज और वीट 2 लगाई, तो ड्यूरेशन ऑफ द रोटेशन आपका 1 साल हुआ ना, मेज और वीट में 1 साल लगा पूरा, ये 1 ईयर। समझ रहे हैं ना ये बात को, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, है ना। तो ये बड़ा इजी है, दिस इज वेरी इजी। लेकिन टर्म्स हैं तो ये पता होना चाहिए कि हाउ मच रोटेशन इंटेंसिटी यू आर यूजिंग। इससे ये पता चलता है कि ये कोई ये 2 क्रॉप्स ली, तो जो 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 200% रोटेशन इंटेंसिटी आ गई, ठीक है ना, फर्स्ट केस में। और जो सेकंड केस है उसमें 300% आ गई। तो इसका मतलब कि अगर हमें ये पता चल जाए कि इस एरिया में रोटेशन इंटेंसिटी 300% है, तो दैट इज ऑन दी बेटर साइड, उसके नेचुरली उसकी इनकम बढ़ेगी। अगर रोटेशन इंटेंसिटी ज़्यादा है तो नेचुरली द फार्मर विल हैव द मोर इनकम देन दोज फार्मर्स हु हैव द ओनली 2 क्रॉप्स इन ईयर, जिनकी इंटेंसिटी जो है 200% है। तो ये है, दिस इज द रोटेशन, ये रोटेशन के बेस पे है रोटेशन इंटेंसिटी। तो देन कमिंग्स टू द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है ना। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बड़ा इजी है कि जैसे आपके पास एरिया सपोज कर लो 100 एकड़ है, ठीक है ना, आपके पास 100 सपोज कर लो 10 एकड़ है, चलो 10 एकड़ है,
लेकिन आपने क्रॉप्स जो लगाई हैं दैट इज जो कल्टीवेट एरिया किया है, दैट क्रॉप्ड एरिया किया है, दैट इज ओनली सपोज कर लो 8 एकड़ है, ठीक है ना। 10 में से आपने 8 ही एकड़ को ग्रो किया है, बाकी जो 2 एकड़ है यू हैव नॉट कल्टीवेटेड इट। तो इसका मैं सीधा से होगा कि टोटल क्रॉप्ड एरिया 8 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है ना। तो ये दिस विल बी दी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये क्रॉपिंग आपकी इंटेंसिटी परसेंटेज आ जाएगी, दैट टोटल क्रॉप्ड एरिया 8 डिवाइडेड बाई नेट कल्टीवेटेड जो एरिया आपके पास है और मल्टीप्लाई बाई 100। तो दिस इज दी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, कि आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है। आप जो टोटल आपके पास एरिया है उसमें से आप ग्रो कर रहे हैं, और रोटेशन बता रहा है कि आप एक में क्रॉप्स ले कितनी रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों में समझ आ गया ना डिफरेंस। फिर टोटल क्रॉप्ड एरिया और नेट कल्टीवेबल एरिया मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये वाला जो है दिस इज, मैं इसको देख रहा था कि इसको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, कि ये अगर आप मेरा थोड़ा सा हेल्प करें, हम एक दूसरे के साथ करके इसको करते हैं सॉल्व। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स है, जो मल्टीपल हम क्रॉपिंग्स लगा रहे हैं। तो मल्टी क्रॉपिंग इट मेजर्स द सम ऑफ एरिया, it measures the sum of areas under various crops raised in single year, एक साल के अंदर कितनी क्रॉप्स लगा रहे हैं। इट मेजर्स दी सम ऑफ एरियाज मीन्स कि वो मैं आगे नीचे आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। अंडर वेरियस क्रॉप्स रेज्ड इन ए सिंगल ईयर डिवाइडेड बाय नेट एरिया अवेलेबल फॉर द क्रॉपिंग पैटर्न एंड एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो ये देखो, ये मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स को ये इसका क्या साइन होता है, ये वाला जो साइन है कोई बता रहे हैं जो मैथमेटिक्स वाले हैं। तो रेस टू द पावर एन लिखा है ना, तो ये क्या है, सिग्मा होता है, क्या होता है ये? सर सिग्मा सिग्मा ही होता है ना, सिग्मा रेस टू द पावर एन। और फिर ये ए आई, ठीक है ना, ए आई को तो उसने किया है, और डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है ना। तो ये एन क्या है, एन इज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स, मतलब आपने टोटल क्रॉप्स कितनी ली। ये मैं नीचे एग्जांपल है मैं बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स, ए आई इज एरिया ऑक्युपाइड बाय द आईथ क्रॉप। अब ये नहीं मेरे को थोड़ी सी समझ आई, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था। एरिया ऑक्युपाइड बाय द आईथ क्रॉप, मतलब ये नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं मेरे का, जैसे 4 क्रॉप्स हैं, तो जो 4th क्रॉप है उसकी कह रहा है कि एरिया ऑक्युपाइड बाय द आईथ क्रॉप, जहाँ पता नहीं टोटल जितनी क्रॉप्स का एरिया है उसको कह रहा है। ये वाली चीज़ मेरे को नहीं समझ आई, इसलिए मैंने इसको आपको नहीं बताने की कोशिश की कि ये क्या है एक्चुअल में। अब देखो इसमें ये तो उन्होंने, मैं देखते हैं हम उसमें क्या है। अब इसमें देखो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है कि कैलकुलेटेड द रोटेशनल इंटेंसिटी। अब इसमें जैसे ये रोटेशनल इंटेंसिटी हमने ऊपर किया था ना, ये वाली, ये नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन रोटेशन, तो यहाँ उन्होंने इसका एक दिया कैलकुलेट करने के लिए। जब जैसे मेज, अर्ली पोटैटो, मूंग, तो ये 3 क्रॉप्स ली ना, तो 3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 300% हो गया, इसमें 300% हो गया। और इसमें देखो 1 2 3 4 ली, तो ये 400% क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ गई। ये आपके लिए एग्जांपल डाली उन्होंने, आपके लिए प्रॉब्लम डाली है कि आप इसको निकालो, ठीक है ना। तो इसमें सीधा सी है 300% क्रॉपिंग इंटेंसिटी, सॉरी ये रोटेशन इंटेंसिटी है, और इसमें कितनी है 400%, ये वाली में, 400. ठीक है ना। ऐसे ही ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो अब हमने ये किया था टोटल क्रॉप्ड एरिया और नेट कल्टीवेबल एरिया, अब ये बताया उसने कि ये है क्रॉप्ड, ये क्रॉपिंग स्कीम है। अब इसमें देखो ये क्रीप क्रॉप है, ये अलग अलग सीजन लिए ना 3 क्रीप। क्रीप में उसने पैडी लगाई, फिर मेज लगाई, फिर ग्राउंडनट लगाई, फिर ज्वार लगाई, फिर बैकग्राउंड लगाई, ये 4 फसलें उसने ली ये। तो अब एरिया उसका जो है अलग अलग है, जैसे प्लॉट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, मतलब फसलें 5 लगा रहा है वह, 1 2 3 4 5, ये एरिया के हिसाब से है। अब 2 हेक्टेयर में उसने पैडी लगाई, 2 हेक्टेयर में मेज लगाई, 2 हेक्टेयर में ग्राउंडनट लगाई, 2 हेक्टेयर में ज्वार लगाई, और 2 पॉइंट ये आधा एकड़ में ये लगाई। तो मतलब उसने टोटल एरिया कितना किया, 2 2 4 2 6 2 8 8.5 हेक्टेयर उसने यूज किया एरिया, ठीक है। और ऐसे ही जब रबी सीजन में किया तो उसने फिर यही किया 8,
और यहाँ भी उसने 8.5, तो मतलब उसने टोटल ये क्रॉप्ड एरिया, टोटल क्रॉप्ड एरिया हेक्टेयर्स, ठीक है, ये किया है। अब उसने आगे ये निकाला नहीं है इसको, मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी नहीं निकाली। अब हमें क्रॉपिंग, लेकिन उसने टोटल एरिया नहीं बताया। जैसे ये हो सकता है कि 2, 4, 2, 6, 8.5 है और उसका 10 एकड़ टोटल एरिया है। टोटल एरिया उसके पास कितना, 10 एकड़ है कल्टीवेबल एरिया। तो क्रॉप्ड एरिया उसका 8.5 है, तो 8.5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारी जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी। लेकिन उसने यहाँ ये लिखा नहीं है, ठीक है ना, ये जो टोटल एरिया नहीं बताया उसने, क्योंकि ये देखो यहाँ टोटल एरिया आता है, ये नेट कल्टीवेबल एरिया। तो ये आपका ऐसे निकल आएगा, ऐसे ही इसका भी यही आ जाएगा। और ये उसने मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स जो निकालने के लिए बताया है कि ये जो जैसे आपका ए ब्लॉक है, तो खरीफ में राइस क्रॉप ली है, फिर रबी में वीट ली है, फिर समर में मेज ली है, तो टोटल उसने 5 एकड़ ग्रो किया है, ठीक है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में। ठीक है, ये मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है ना। फिर बी में राइस लिया है, फिर पोटैटो ली है। अब इसको ये इसने कुछ कहा नहीं है इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको रहने ही दो मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स को। लेकिन दो चीज़ें जो मैं इसमें आपको बताना चाह रहा था प्लानिंग में, एक तो अगर हमें रोटेशन इंटेंसिटी पता है ना, इफ वी नो दी रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये कितनी क्रॉप्स ले रहा है, क्या इसकी रोटेशन क्या है, ठीक है। और दूसरा है कि अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी है तो हमें ये पता चलता है कि ये टोटल एरिया में से कितना एरिया ग्रो कर रहा है, और बाकी वो दैट इज दी फैलो लैंड, वेकेंट लैंड रखता है वो, ठीक है ना। कई बार वेकेंट भी लैंड रखते हैं ना, जैसे आपके एरिया में कई जगह नॉन कल्टीवेबल एरिया भी रह जाता है। तो ये है इसमें जो फर्स्ट आपका है प्रैक्टिकल जो था प्लानिंग, और वो रेज फील्ड क्रॉप्स इन मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। और नेक्स्ट जो है ये आपका ये वाला अगर देखो, तो ये जो है फील्ड लेआउट है, इसमें कोई इतना नहीं है। फील्ड लेआउट प्रेपरेशन है, सीड ट्रीटमेंट है, नर्सरी रेजिंग एंड सोइंग। टू नो अबाउट द फील्ड लेआउट प्रेपरेशन, ठीक है ना, मटेरियल रिक्वायर्ड, ये तो जनरली जैसे ट्रैक्टर वगैरह ये रहता है। फिर ये मेजरमेंट है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द बेड मे बी डिसाइडेड। तो सॉइल इनसाइड बेड शुड बी मेलो एंड फ्राइबल। ये तो ये इसमें लिखा है, तो demarcate the area from the four sides keeping counter at 90 degree angles। तो ये जनरली इतना नहीं है, तो इसलिए मैंने आई हैव नॉट गिवन एनी इम्पोर्टेंस टू इट। तो यहाँ लेकिन एक चीज जो इसमें आने वाली है, ये देखो ये वाला जो है कि प्लांट पॉपुलेशन, जिसको आप प्लांट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना, ये हम डिस्कस करते रहते हैं ना कई बार प्लांट डेंसिटी, कि हमें मतलब आपका एक पर्टिकुलर जैसे फील्ड है, आप सपोज कर लो कि आपके पास 2 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो 2 स्क्वायर मीटर या 10 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो उसमें प्लांट पॉपुलेशन कितनी है, प्लांट डेंसिटी कितनी है, ठीक है ना। तो वो प्लांट डेंसिटी के लिए कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स उसमें हैं। प्लांट डेंसिटी यही कहती है ना, जैसे प्लांट डेंसिटी में कि कितना है, जैसे क्रॉप ज्योमेट्री के हिसाब से निकालते हैं। तो ये देखो, ये प्लांट पॉपुलेशन में, ये प्लांट अगर हमें पॉपुलेशन निकालनी है, तो एरिया स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ये 100 इसलिए कर दिया कि ये सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को ये डिवाइड किया, जो सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे तो मीटर बन जाएंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे तो मीटर बन जाएंगे। अब देखो, प्लांट पॉपुलेशन इज इक्वल टू एरिया पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। एरिया पर स्क्वायर मीटर आपने जैसे 10 स्क्वायर मीटर में लगाया हुआ है, 10 स्क्वायर मीटर आपका एरिया है सपोज कर लो, जिसमें आपने क्रॉप ग्रो की हुई है, और रो टू रो स्पेसिंग आपको दी हुई है। हम कहते हैं ना कि रो टू रो स्पेसिंग शुड बी दिस मच एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग ये है। तो आपकी प्लांट पॉपुलेशन इससे आ जाएगी कि टोटल प्लांट पॉपुलेशन कितनी है। आ रही ना ये बात समझ, Okay. Yes, है ना। sir. प्लांट पॉपुलेशन इसमें आ जाएगी कि आपका जैसे यहाँ पे 10 स्क्वायर मीटर है, तो 10 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई, ये रो टू रो स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर सपोज कर लो, नीचे एग्जांपल है 30 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर है। तो इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे टोटल एरिया से, तो वो हमारी प्लांट पॉपुलेशन आ जाएगी।
अभी ऐसे ये इसी ने यहाँ ही कहा है कि कैलकुलेट दी प्लांट पॉपुलेशन 25 स्क्वायर मीटर एरिया, तो यहाँ 25 आ जाएगा, 25 यहाँ पे है ना, ये एरिया जो है यहाँ 25 आ गया। इफ सोन एट स्पेसिंग ऑफ, यहाँ इसने लिखा नहीं है, नहीं नीचे दिया ये, कैलकुलेट दी पॉपुलेशन ऑफ मेज, ये लिखा ना, कैलकुलेट दी पॉपुलेशन ऑफ मेज इन 25 स्क्वायर मीटर, तो 25 स्क्वायर मीटर हमने यहाँ ले लिया, फिर मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई सोन इन स्पेसिंग ऑफ 45 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, तो 45 और 25 का क्या मतलब बताइए, 45 का मतलब रो टू रो, ये रो टू रो डिस्टेंस है ना, और ये वाला जो 25 है ये प्लांट टू प्लांट है। अब इसने इसको ये देखो डिवाइड कर देना हमने, यहाँ 25 आ गया, आप इसको करोगे, कैलकुलेटर है आपके पास, पेंसिल पेन, ये 25 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 45, ये 45 सॉरी, हाँ ये 45 और मल्टीप्लाई बाई 25, ये यहाँ पे आपने 45 और 25 कर देना, ये 45 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये इसको देखना कैलकुलेट करके क्या आता है। ऊपर 25 के साथ कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो, 4 ठीक है ना, 25 के साथ 4 जीरो आ गई, तो कितना बन गया ये, 2,50,000, यस 25 सर, है ना, 25 के साथ 4 जीरो होगी तो कितना बनेगा वो, और डिवाइडेड 2 बाई 45 और 25, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 45 और 25 को, 625 आ जाएगा ना, ये नहीं ज्यादा आएगा सॉरी, 1125 हाँ 1125, और वो जो है वो ऊपर देखो कितना आया, तो इतनी आपकी अप्रोक्सीमेटली प्लांट पॉपुलेशन आ जाएगी, वो आएगा कितना था, 25 के साथ 4 जीरो लग गई तो 2,50,000 बना ना, 222.22 so हाँ 222.22 आया आंसर। अच्छा 22, ये ज्यादा आएगा, फिर आगे 2 इतना ही है, 1125 से डिवाइड किया तो, और ये 2,50,000 है ना, ये कितना हाँ बना जी, ऊपर, तो 1125 से किया तो कितना आ गया, 2, 222.22 अच्छा, तो मतलब ये 222 प्लांट्स बने ना फिर ये, हाँ जी, हाँ तो ये प्लांट पॉपुलेशन जो है 222 प्लांट्स आपके 25 स्क्वायर मीटर में, आपका 25 स्क्वायर मीटर जो है उसमें जो है, तो मतलब ये चलो जितना भी आता है उसका मतलब है कि इससे आपकी प्लांट डेंसिटी पता चल गई कि आपके इतने एरिया में इतने प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जो ये इसको क्रॉप ज्योमेट्री भी बोलते हैं ना, अगर हमें जैसे वो कई बार उल्टा दे देते हैं कि आपको इतने प्लांट्स लेने हैं तो हाउ मच सीड रेट विल बी देयर, आगे हम ये भी निकालेंगे, तो ये आपकी प्लांट पॉपुलेशन आ गई, कि अगर आपको कहेगी कि आप बताओ कि आपका ये एरिया है 10 स्क्वायर मीटर एरिया है, क्रॉप ग्रोन है वहाँ पे, क्रॉप लगी हुई है, तो 10 स्क्वायर मीटर का एरिया है, तो उसमें वो बता देगा कि रो टू रो डिस्टेंस इतना है, प्लांट टू प्लांट इतना है, तो आप इसमें प्लांट की पॉपुलेशन निकालो, प्लांट की डेंसिटी निकालो, तो ये है, दिस इज द फार्मूला, ठीक है ना, ये आपके पास ही है, आप इसको एट एनी टाइम यू कैन, आगे ये सीड ट्रीटमेंट है, इसका कुछ नहीं है, देन सोइंग ऑफ सीड्स, so the process of planting as area or object that has been seeds plant and it will be described as being sowed, फिर crop choice is according to season, the crops are irrigated, puddled, lowland rice, ठीक है, ये सारे मतलब स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जैसे ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है, ये उसके स्टेप्स हैं, कि अगर आपको ट्रांसप्लांटेड क्रॉप लगानी है राइस की या किसी भी चीज़ की एनीथिंग, तो फर्स्ट क्या करोगे आप, सिलेक्शन ऑफ नर्सरी एरिया सेलेक्ट करोगे, फिर नर्सरी तैयार करोगे, ये लिखा ना, फिर नर्सरी जैसे हमने आपको मैंने फील्ड में वहाँ पे कॉलेज में भी बताया था, नर्सरी तैयार करोगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर उसमें डालोगे, ये स्टेप्स हैं,
फिर सीड ट्रीटमेंट करोगे विद फंजीसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर, फिर सीड सोकिंग करोगे, फिर एंड इंक्यूबेशन करोगे, फिर फार्मिंग नर्सरी बेड्स बनाओगे एंड सोइंग सीड्स, फिर उसमें सीड्स डालोगे, फिर वीड कंट्रोल करोगे, प्लांट प्रोटेक्शन टू नर्सरी, फिर प्रेपरेशन ऑफ मेन फील्ड, जो मेन जहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट करनी है नर्सरी, उसको तैयार करोगे, फिर वहाँ पे आप ऑर्गेनिक मैन्योर डालोगे, फिर बेसल फर्टिलाइजर डालोगे जितना भी डालना है, फिर पुलिंग आउट सीडलिंग, फिर जो जहाँ पे आपने नर्सरी लगाई थी वहाँ से नर्सरी को उखाड़ना है, फिर एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स आफ्टर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, टॉप ड्रेसिंग ऑफ फर्टिलाइजर, टॉप ड्रेसिंग जो ऊपर से डालते हैं, ठीक है ना, जैसे यूरिया वगैरह, फिर प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स आपके आ जाएंगे, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, फिर ये हार्वेस्टिंग जो अभी आपका सब्जेक्ट भी है ये हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, फिर थ्रेशिंग, फिर ड्राइंग, फिर क्लीनिंग एंड प्रोड्यूस, फिर वर्किंग आउट ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इकोनॉमिक्स, ये पूरा आपका प्रैक्टिकली इसमें कवर करता है पूरा, सॉरी ये सिलेबस इसका जो है। तो ये है कि ये दिस इज ट्रांसप्लांट क्रॉप, जैसे राइस का ही था वो कर लो, तो ये राइस में ये जो ट्रांसप्लांट राइस है उसकी ये होगी, और डायरेक्ट सोन क्रॉप जैसे वो कर लो राइस ही है जिसको हम डायरेक्ट भी सो करते हैं, तो उसमें सीधा ही है वो वाले स्टेप्स नर्सरी वाले निकल जाएंगे, सिलेक्शन ऑफ मेन फील्ड, ठीक है ना, फिर ये बाकी स्टेप्स वही हैं सारा कुछ, टॉप ड्रेसिंग ये, फिर वर्कआउट कॉस्टल, फिर ये नेक्स्ट आ जाता है डेप्थ ऑफ सोइंग, in sowing little if the soil is placed over the seeds, as seeds can be generally sown into the soil by maintaining the planting depth of about 2 to 3 times the size of the seed। तो ये वाला जो वर्ड लिखा है ना, ये वाला देखो, वो ये कह रहा है कि आपको जो सीड की डेप्थ है वो कितनी रखनी है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी होगा कई बार, कि जितना सीड का साइज है उसका 2 to 3 टाइम्स, ठीक है ना, अगर सुबह कर लो सीड का जो 2-3 टाइम जो थी साइज, अब सीड का साइज वो कर लो कि 2 इंचेस है, तो उसका जो डेप्थ रहेगी दैट विल बी 4 इंचेस, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स या 6 इंचेस ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बताया हुआ है कि दिस इज द थंब रूल, कि अगर सीड आपको पर्टिकुलर पूछ ले कि हाउ यू कैलकुलेट दी डेप्थ, जैसे मैं आपको लिखाता हूँ कई बार जो क्रॉप प्रोडक्शन में किया था कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सीड, सॉरी ये सीड सोइंग करनी है तो किस डेप्थ पे करनी है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सीड, ये इसमें ये बताया हुआ है। अब ये देखो ये सीड रेट है, अब ये क्या कि हमने जब से प्लांट पॉपुलेशन निकाली, अभी हमने सीड रेट निकालना है, ये हमने आपके एक क्रॉप था ना क्रीप क्रॉप का जो आपका सब्जेक्ट उसमें किया भी था। अब इसमें देखो ये सीड रेट, ये थोड़ा आप ध्यान से देखना, ये सीड रेट केजी पर हेक्टेयर, ठीक है ना, 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर हमारे पास जगह है, उसमें हमें सीड रेट निकालना है कि सीड रेट कितना होगा, 1 एकड़ 1 हेक्टेयर हमने सोइंग करनी है। अब इसमें देखो ये एरिया है पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, मतलब ये एरिया पर स्क्वायर मीटर है, टेस्ट वेट ग्राम, ये जो टेस्ट वेट ग्राम है ये उसने कितने का लिया, 1000 ग्रेन, जैसे वीट है, वीट का 1000 ग्राम का वेट लिया है कि उसका वेट कितना होगा, ठीक है, तो ये उसको मल्टीप्लाई किया 100 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि ये इसलिए किया है कि ये जो आपकी जर्मिनेशन परसेंटेज है और प्योरिटी परसेंटेज है, जब उसको इन्वर्स करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना, तो इसको 100 मल्टीप्लाई बाई 100 किया है। और ये जो अगर ग्राम है, ये ग्राम क्या है समझ रहे हो, ये ग्राम, ये ग्राम का है, तो इसको केजी बनाने के लिए 1000 से ये किया हुआ है नीचे, ये वाला जो 1000 है, और ये जो आपका हेक्टेयर है उसको भी ये 1000 से मीटर्स को, ये स्क्वायर मीटर है ना, इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए 1000 लिया हुआ है, ये है एक्चुअल में। और ऐसे ही सीड रेट पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है ना, सीड रेट पर स्क्वायर मीटर। अब इसमें देखो ये 100 ही किया है, और नीचे ये 1000, ये 1000 नहीं किया, ठीक है, ये क्योंकि ये केजी में नहीं है, तो ये जैसे है इसका कि ये फार्मर, ये आप कैलकुलेट करना, ये नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा कि इसका क्या आया। ये देखो ये एक प्रॉब्लम है, ये जो 3rd नंबर प्रॉब्लम है ना, आप इसको सॉल्व करना, हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे
ए फार्मर हैज फील्ड ऑफ 5000 स्क्वायर मीटर एरिया, ये इतना एरिया सपोज उसके पास 5000 स्क्वायर मीटर एरिया. द फार्मर वांट टू सो डायरेक्ट सीड राइस crop at spacing 20 centimeter by 4 centimeter. What will be the seed rate required for sowing if the test weight is 25 gram? Test weight कितना है? 25 gram and germination percentage 90 and purity percentage 90. ठीक है? तो ये आप ना ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको करना, नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ये कैलकुलेट नहीं होगा. तो ये एक है कि हाउ टू कैलकुलेट द सीड रेट. आप इसको मिन्यूटली पढ़ना. ये नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आपका कोई सेशन कोई भी आएगा उसमें मैं पूछूंगा आपसे ये. ठीक है ना. सो आई गिव दिस असाइनमेंट टू यू कि यू कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम कीपिंग इन व्यू दिस फार्मूला. ठीक है ना. ये देखो आपके पास फार्मूला भी है तो यू मस्ट डू इट एट योर ओन. और नेक्स्ट ये है फाइंड द सीड रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लैक ग्राम, ये भी है. ठीक है ना. तो बस हम एक ये करेंगे फिर देन वी विल फिनिश इट. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. ठीक है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें भी वही है मटेरियल रिक्वायर्ड. अब ये डिफरेंट मेथड्स हैं आप जो फर्टिलाइजर के अप्लाई करते हो. ये पता है ये आपको ब्रॉडकास्टिंग करते हो. देन बेसल एप्लीकेशन. बेसल का क्या पता है? ये बेसल एप्लीकेशन क्या होता है? मतलब जो नीचे हम उसको सप्लाई करते हैं नीचे जो सीड के साथ. स्प्रेडिंग ऑफ फर्टिलाइजर बिफोर सोइंग और प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप्स एंड मिक्सिंग देम बाय कल्टीवेटिंग द सॉइल ड्यूरिंग सीड बेड. जो सॉइल में मिक्स कर देते हैं. टॉप ड्रेसिंग आपको पता ही जो ऊपर से करते हैं. ठीक है ना. प्लेसमेंट ऑफ सॉलिड फर्टिलाइजर जो सीड के साथ रखे जाते हैं. देन बैंड प्लेसमेंट भी वही है. स्पॉट प्लेसमेंट व्हेन फर्टिलाइजर आर प्लेस्ड एट ए फिक्स स्पॉट by the help of bamboo peg. ये मतलब these are not applicable in our area. ठीक है ना. फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन. इसको क्या कहते हैं? दिस इज फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन वाटर. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका एक नाम है ना, यहाँ नहीं लिखा हुआ. क्या कहते हैं इसको जो आपको फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन है. इरिगेशन वाटर से जो करते हैं मतलब फर्टिलाइजर और पानी को मिक्स करके जहाँ पे उसका सोर्स है पानी का. हाँ फर्टिगेशन. ये दिस इज इम्पोर्टेंट. ये फर्टिगेशन इन्होंने लिखा नहीं है. दिस इज फर्टिगेशन. द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर मटेरियल इज डिसॉल्व्ड इन इरिगेशन वाटर एंड कैन बी यूज्ड इन स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन. ठीक है ना. और ये फोलियर स्प्रे है. फोलियर स्प्रे और न्यूट्रिएंट जब आपके कमी आ जाती है सब व्हेन यू नोटिस दी दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे राइस में आ जाती है आयरन की. तो देन यू स्प्रे बाय दी फोलियर स्प्रे करते हैं आयरन सल्फेट वगैरह. ये वही है इन दी मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन. यूरिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से लिखा ना. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर फिल्टर्ड एंड स्प्रेड ओवर द क्रॉप. ठीक है. तो ये है क्वांटिटी मटेरियल द क्रॉप. ये अब ये देखो ये है जो मैं इसमें आपको स्ट्रेस देना चाहता हूँ. अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स केजी पर हेक्टेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द फर्टिलाइजर मल्टीप्लाई बाय 100. ये जैसे मैं कई आपका जब ये क्रॉप प्रोडक्शन का मैं ले रहा था जब खरीफ क्रॉप्स आपको कराई हैं या रबी क्रॉप्स कराई हैं तो उसमें मैं ये यही बोल देता था 20 kg नाइट्रोजन. ठीक है ना. 20 kg नाइट्रोजन राइस को चाहिए. तो लेकिन हाउ मच फर्टिलाइजर कितना रिक्वायर्ड चाहिए वो साथ में मैं कई बार ये भी बोल देता था आपको कितना फर्टिलाइजर चाहिए. तो ये उसमें कैलकुलेट करना है. अब ये कोई यहाँ लिखा है अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर कितना चाहिए. ये देखो मेरा एरो देखो ये लिखा है अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर केजी पर हेक्टेयर. 1 हेक्टेयर में कितना फर्टिलाइजर चाहिए जबकि उसने रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिया 20 kg दे दिया. 20 kg मल्टी kg पर हेक्टेयर. और न्यूट्रिएंट कंटेंट इन फर्टिलाइजर जैसे ये यूरिया ही है. हम ये यूरिया की बात कर रहे हैं या यूरिया कह रहे हैं कि हाउ मच फर्टिलाइजर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर मींस यूरिया. केजी पर हेक्टेयर कितना चाहिए. रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितना है उसमें 20. अगर मैं कह देता हूँ कि 20 kg नाइट्रोजन चाहिए तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा न्यूट्रिएंट कंटेंट्स ऑफ द फर्टिलाइजर कितना है 46%. ठीक है ना. और मल्टीप्लाई बाई 100.
तो ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर 20 ओवर ये इसको डिवाइड करोगे 46 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर आ जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर है। इफ फर्टिलाइजर कंटेंट 2 आर न्यूट्रिएंट्स, 2 आर न्यूट्रिएंट्स, ये वार का वर्ड पता नहीं क्या मिलकर लिखा है। इफ फर्टिलाइजर कंटेंट 2, ये कुछ पता नहीं क्या लिखने में कोई गलत कर गया। ये मेरे को लगता है कि ये कह रहा है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट केजी, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट केजी इफ फर्टिलाइजर कंटेंट, ये अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, ये नहीं समझ आ रहा ये क्या चीज कह रहा है इसको। इफ फर्टिलाइजर कंटेंट, आपको कुछ आ रहा है इसमें समझ, ये क्या चीज है? इफ फर्टिलाइजर कंटेंट 2 टी डब्ल्यू कुछ वर्ल्ड गर्द लिख गया है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट केजी, यहाँ उल्टा मेरे ख्याल कह रहा है, ये इसको कह रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे 20 है और इजिकल टू अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है ना, और ये दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये इसमें ये कह रहा है कि सपोज कर लो आपको न्यूट्रिएंट का दे दिया है और आपको फर्टिलाइजर भी दे दिया है, तो आपको ये निकालना है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट निकालना है। उल्टा मतलब इसका, जैसे ये वाला जो ये वाली चीज निकालनी है, मेरा एरो समझ रहे हो ना, ये ये चीज निकालनी है और ये चीजें दी हुई हैं ये वाली, ये देखो ये निकालना है, ये रेट ऑफ न्यूट्रिएंट केजी पर लीटर, और ये अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर दिया हुआ है, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी दिया हुआ है, ये है वो। मतलब आपको रेट ऑफ न्यूट्रिएंट निकालना है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, उल्टा है ये। ठीक है ना, जैसे आपको ये कह दिया कि आपका अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर आपको चाहिए स्पोकल 40 केजी, ठीक है ना, और न्यूट्रिएंट परसेंटेज उसमें दी हुई है 46%, ठीक है ना, आपको पता है यूरिया में 46% है। तो फिर जो न्यूट्रिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, जैसे जो मैं पहले आपको उल्टा है 20 केजी जैसे बोल रहा था ना, 20 केजी, वो 20 केजी यहाँ उसने पहले दे दिए, ये 20 केजी ये निकालना है। समझ रहे इस बात को, आई समझ कि नहीं? ये वाली आई समझ? यस सर। हाँ, सर, ये देखो ये पता क्या है, ये देखो ये है कि यहाँ लिखा है ना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे आपका मैंने ये यूरिया की आप एग्जांपल ले लो, ये को आप यहाँ इसमें लिख के देख लो, ये यूरिया की एग्जांपल लिख लो, यहाँ पे आपको यूरिया का फर्टिलाइजर की क्वांटिटी निकालनी है पहले वाले में, और यूरिया में कितनी होती है 46% नाइट्रोजन होती है, ये 46%, और रेट ऑफ न्यूट्रिएंट कितना दिया है मैंने, आप यहाँ कैलकुलेट करके देख लो इसको, आप लिखो थोड़ा इसको ना, फिर आएगा आपको समझ। इसमें आपको ये निकालना है, यहाँ से जो आपको दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है, इसको कर लो, मैं यहाँ आप लिख लो 8 केजी, रेट ऑफ न्यूट्रिएंट 8 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है ना, यहाँ पर आप 8 फिगर लिखो और नीचे लिखो न्यूट्रिएंट कंटेंट 46, क्योंकि यूरिया में 46 होता है ना, 8 डिवाइडेड बाई 46 और मल्टीप्लाई बाई 100। सर 1739। 8 डिवाइडेड ओवर 8 डिवाइडेड बाई 46, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई 100 है, तो ये कितना आएगा 800 बटा 46, 800 बटा 46 हो गया ना, तो कितना बना 14-15 के आसपास आएगा, 14 केजी, कितना आया सीधा ही है 800 डिवाइडेड बाई 46, कैलकुलेटर से निकाल लो ना, 800 डिवाइडेड बाई 46, कैलकुलेटर नहीं है, मैं निकालो। ये 17.39 आता है ना, नहीं आ रहा समझ आपको ये क्या चीज मैं कह रहा हूँ? हेलो, हाँ हाँ जी हाँ जी।
हाँ 17.39 आ गया ना। ये देखो 17, ये क्या है कि मैंने कहा है कि रेट ऑफ न्यूट्रेंट्स जो है 8 ठीक है ना, 8 kg नाइट्रो आपको डालनी है, 8 kg नाइट्रोजन। आपकी जो पर्टिकुलर क्रॉप है जैसे राइस क्रॉप है उसकी रिक्वायरमेंट 8 kg नाइट्रोजन है। तो ये यहाँ 8 आ गया, ठीक है ना। और हमने यूरिया से नाइट्रोजन लेनी है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो 46% होती है। तो 8/46 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका मतलब कि जो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर कितना आ गया यूरिया का 17.39 kg, जहाँ मतलब 18 kg समझ लो। आई बात समझिए? यस सर। आ गई ना। ये मतलब 18 kg 7.39, चलो 17 समझ लो। 17 kg, अगर हम 17 kg यूरिया डालते हैं और उसमें 8% हमें जो उसको क्रॉप की रिक्वायरमेंट 8 kg नाइट्रोजन है, तो हमें 17 kg यूरिया डालना पड़ेगा। ये मतलब आया ये, हमें जो यूरिया डालना पड़ेगा वो 17 kg। अब यहाँ उल्टा दिया है, अब यहाँ अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट डाला है। अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट कितना है, यहाँ ही लिख लो 8। अब ये अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट अभी हमें निकालना है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट। अब अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर कितना है आपने निकाला था 17 पॉइंट, यहाँ पे ये लिखो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर 17.39 लिखा है ये 17.39 यहाँ पे अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर में, और मल्टीप्लाई बाई 46। 17.3 मल्टीप्लाई बाई 46, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100, यही है ना। सर 7.9। हाँ 7.9 आ गया ना। हाँ तो वही वही आ गया ना, 8 kg के आसपास ही यस है ना। यस ये सर। ऊपर वाला यहाँ जहाँ मैंने बोला था 8 kg, वही आ गया ना 8 kg। 7.95 का मतलब 8 ही आया ना। तो ये दोनों यही चीज है, यहाँ पे फर्टिलाइजर का है, यहाँ पे न्यूट्रेंट का है। ये है, आई ना बात समझिए तो। यस सर। हाँ ये यही यस। यही चीजें मैंने आपको से 3-4 चीजें, क्योंकि ये जनरली लोग डिग्री भी कर जाते हैं, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर, लेकिन उनको ये नहीं समझ आती कि ये क्या है, ये मतलब कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे कैलकुलेट होता है। अगर आपको फर्टिलाइजर निकालना है तो इस हिसाब से निकालना है, अगर न्यूट्रेंट निकालना है तो इसी हिसाब से निकालना है। और आपको पर्टिकुलर जैसे ये यूरिया है, ये तो मैं यूरिया की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ मैं फास्फोरस की बात करूँ तो डाई अमोनियम फास्फेट है, उसमें 16% सॉरी 32% फास्फोरस होती है। तो आपको वो भी दे, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश है, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश में 32% पोटाश होती है। अगर हम यहाँ पोटाश ही ले लें तो फिर पोटाश कितनी निकलेगी, उसमें 32% या 32, ये नीचे आ जाएगा पोटाश का जो लेवल है, और कितना हमें डालना है वो ऊपर आ जाएगा। तो उसमें हम म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर है जैसे यूरिया या म्यूरेट ऑफ पोटाश आ जाएगी। तो ऐसे भी किसी भी फर्टिलाइजर का आगे हमें परसेंटेज पता है कि उसमें कितनी नाइट्रोजन है, कितनी फास्फोरस है, कितना उसमें पोटाश है, तो हम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर निकाल सकते हैं। और उसके उल्टा भी है कि अगर हमें न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट पता है तो फिर हम सॉरी अगर हमें फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट पता है तो फिर हम न्यूट्रेंट भी निकाल सकते हैं कि कितना है। रिवर्स है ना वो। तो ये था ये जो अभी मैं आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, ये 3-4 चीजें। एक तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है ना। अभी मैं ये आपसे करता हूँ इसको, ठीक है ना। एक तो था कि ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालना, सॉरी ये रोटेशन, ठीक है ना, रोटेशन इंटेंसिटी, फिर ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फिर मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स, ये क्या होता है। फिर ये आपका हाउ टू कैलकुलेट दिस प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट डेंसिटी। फिर था कि ये सीड रेट कैसे निकालते हैं, और क्योंकि ये सब आपको दिस इज रिक्वायर्ड इन योर प्रैक्टिकल हेयर। और फिर था कि ये जो आपका फर्टिलाइजर कितना डालते हैं,
ठीक है ना, हाउ मच फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड इफ यू हैव टू गो फॉर द यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये तो ये अभी आप यू स्टार्ट राइटिंग दीज प्रैक्टिकल्स, ठीक है ना। आप उसमें से देख के आप ये जो कोई प्रॉब्लम जो है उसमें साथ साथ में प्रॉब्लम भी लिख लेना जो करना है। दिस विल बी द वे ऑफ राइटिंग। आप इसको स्टार्ट कर देना, क्योंकि अभी पता नहीं ना ट्रेनिंग टाइम कब आपका ये एग्ज़ाम की डेट आती है क्या है। तो फिर एट द निक ऑफ टाइम आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि सबके कापियाँ बनानी है, क्या करना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको भेज दी है, ये साथ साथ में मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ आपके साथ। ओके सर कोई कॉलेज का एक मिनट में आपके तो मैंने बड़े मतलब इलाबोरेट वे में आपको सब कुछ ये समझाया एक एक करके, तो यू शुड मतलब अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली ना। तो ठीक है, देन वी फिनिश इट हियर। ठीक है, यही था आपका प्रैक्टिकल, क्योंकि आपका बाकी जो दूसरा मेरा सब्जेक्ट है आपका, तो क्योंकि इसका तो थ्योरी पार्ट नहीं है, उसका ओनली प्रैक्टिकल पार्ट इज देयर। और जो दूसरा आपका है वो यार वेल विद इन सिलेबस, ठीक है ना, टाइम में है हम। आपका फोर्थ यूनिट इज गोइंग ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, उसमें भी थोड़ा सा रहता है। देन वी स्टार्ट दी रिवीजन, तब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और कोई भी बाकी आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ ऐसा है तो यू कैन गेट इट क्लियर, ठीक है ना। ओके देन, थैंक यू, आई टेक योर लीव। Thanks, sir. ओके।